हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चंदन और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग रसायन विज्ञान का पूरा रिवीजन करने वाले हैं और सिर्फ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH के हॉल्ट वाइज, नीचे होता है CaOH के हॉल्ट वाइज। क्लियर। फिर देखिए अगला कि फेरस सल्फेट, क्या फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। क्लियर। फिर देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। फिर है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का ऊष्मा मैंने ऊष्मा बाहर निकालती है उसे ही ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। और यहीं से पूछेगा वो ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं। तो जो ऊष्मा का शोषण करती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्मा क्षेपी ही। क्लियर। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। क्या? प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अभी याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए A+B दो अभिकारक हैं और दोनों मिलकर बना लिए AB। तो इस ओर का एने वाला को कहा जाएगा अभिकारक, इसे कहा जाएगा अभिकारक और इसे कहा जाएगा प्रतिफल या उत्पाद। क्लियर। तो यह याद रखिएगा। फिर है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। क्लियर। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। के लिए अभी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए C+O2 रासायनिक अभिक्रिया हुआ, फिर डैश चिन्ह CO2। तो इसे समीकरण द्वारा हम व्यक्त किए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दूध से दही बनना। क्या? दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर हुआ। फिर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, लिखा है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर। फिर यहीं से आपको पूछेगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। क्लियर। और पूछेगा आपसे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11 याद रखिएगा। और आपसे पूछ सकता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसी को पता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये सब आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Na2CO3 इंटू 10H2O। क्लियर। और देख लीजिए एक तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्लियर। तो इतना आपको रासायनिक सूत्र हो गया। एक तो और देख लीजिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या? CaCO3। क्लियर। ये सब आप याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल गंधीय सूचक है। कैसा सूचक है? गंधीय सूचक है। क्लियर। फिर देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण। क्या बनाते हैं? लवण। यहाँ से और क्वेश्चन बनेगा कि लवण का पीएच मान क्या होता है। तो लवण का पीएच मान होता है 7। क्या? 7। इसे उदासीन विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन विलयन। अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान होता है 7 से ज्यादा। क्या होता है? 7 से ज्यादा। क्लियर। तो यह सब आप याद रखिएगा। फिर देखिए हल्दी कैसा सूचक है। तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? हल्दी प्राकृतिक सूचक है। क्लियर। फिर देखिए नीला थोथा का अणुसूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा का CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। क्लियर। तो याद रखिएगा आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आप। आगे है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तभी अब हमको बताएं Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है? Na2CO3। क्लियर। फिर देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अभी बताएं हम आपको C6H12O6। क्लियर हुआ। फिर देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो 7। और शुद्ध जल उदासीन विलयन है। शुद्ध जल उदासीन विलयन है क्योंकि इसका पीएच मान 7 है। 7 से ज्यादा पीएच मान को अम्ल कहते हैं और 7 से कम वाले पीएच मान को क्षार कहते हैं। फिर देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। क्या है? टमाटर। क्लियर। फिर देखिए जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तब विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम यानी अम्लीय होगा। 7 से कम यानी अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय होगा। इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। फिर है दूध से दही बनना कौन सा क्रिया है। तो दूध से दही बनना किण्वन क्रिया है। कौन सा? किण्वन क्रिया है। फिर देखिए हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो 2.1 से 3.8 तक। 2.1 से 3.8 तक हमारा शरीर पीएच परास के बीच कार्य करता है। याद रखिएगा यह भी। फिर देखिए धातु के ऑक्साइड मूलतः कैसे होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं यानी क्षार होते हैं। क्लियर।
फिर देखिए लाल पत्ता गोभी उदाहरण है, तो लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। कैसा सूचक का? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। क्लियर हुआ? फिर देख लीजिए बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी है, तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी है फिटकिरी। और रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? ऊतक है। यह भी आप याद रखिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है पर याद रखिएगा। फिर देखिए ब्यूटी, यह आप छोड़ दीजिए, आगे है लोहा को जिंक से, क्या? लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, गैल्वनीकरण। क्या? गैल्वनीकरण, ऐसे लिखा था गैल्वेनीकरण। ठीक, क्लियर है? पूछेगा आपसे कि गैल्वेनीकरण क्या है, तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। यह 2 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है आपसे। क्लियर है? फिर देखिए आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 22 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का? तो 24 कैरेट का। फिर देखिए तांबा और टीन, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? तासा, कांसा, ताम्र। क्लियर? फिर देखिए जिंक ब्लेड अयस्क है, जस्ता का। जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? जस्ता का। किसका? जस्ता का। क्लियर? फिर देखिए आगे, आगे है सिलिकॉन। क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु है। क्या है? उपधातु। फिर है जंग रोधी स्टील, स्टील क्या है? तो जंग रोधी स्टील है मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण हो। क्लियर? फिर देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु कौन है? तो ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है, याद रखिएगा आप। फिर है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। यह भी आपसे सब्जेक्टिव में पूछ सकता है 2 नंबर का कि एनोडीकरण किसे कहते हैं। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ आप आंसर दे सकते हैं। फिर है शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। इसको आप जरूर याद रखिएगा, शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्लियर हुआ? अब मिश्र धातु किसे कहते हैं? फिर देखिए किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। किसे? सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ से सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? Na से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा आप। फिर देखिए लोहे की परमाणु संख्या होती है 26 और इसे Fe से प्रदर्शित करते हैं। और इसका परमाणु संख्या 26 हो ही गया। क्लियर है? फिर देखिए स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का। और लोहा का अयस्क क्या क्या है? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, याद रखिएगा, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। क्लियर? फिर देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो हीरा। कौन है? हीरा। तो यह भी आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए तांबा और जिंक के मिश्र धातु को कहते हैं पीतल। क्या कहते हैं? पीतल। क्लियर है? फिर आगे देखिए बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। क्लियर? फिर देखिए अयस्क में मिली हुई अशुद्धियां को क्या कहते हैं? तो अयस्क में मिली हुई अशुद्धियां को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। यह आपको नाम अटपटा लग रहा होगा पर अयस्क में मिली हुई अशुद्धियां को गैंग ही कहते हैं। क्लियर? फिर देखिए विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। क्लियर? फिर देखिए लोहा और कार्बन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इस्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। फिर है एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात होता है तो 3:1। क्या? 3:1, यानी HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर? फिर देखिए अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n प्लस 1OH। क्लियर? सॉरी यह गलती, ठीक है, CnH2n प्लस 1OH। क्लियर? फिर देखिए मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल। फिर सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4। क्या होता है? CH4। क्लियर? फिर देखिए सबसे सरल हाइड्रोकार्बन हो गया। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। फिर आगे है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 1 आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं? 1 होते हैं। यह भी आप याद रखिएगा। फिर है निम्न में कौन सा अक्रिय तत्व है? तो अक्रिय तत्व का एक आपको हम ट्रिक देते हैं, आप याद रखिएगा। आज की हिरनी, इससे आप याद रखिएगा। आज की हिरनी, आज से हो जाएगा आर्गन, ज से हो जाएगा जेनॉन, की से हो जाएगा क्रिप्टॉन, ही से हीलियम, र से रेडॉन और नी से नियॉन। क्लियर? आप लोग आज की हिरनी से याद रखिएगा। क्लियर हुआ? फिर देखिए
मेंडलीव के आवर्त नियम के तत्वों का वर्गीकरण का क्या आधार है? तो परमाणु द्रव्यमान। क्या? परमाणु द्रव्यमान। फिर देखिए कठोर जल के साथ कौन झाग देता है? तो अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देता है। क्लियर। फिर देखिए सोने की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 79। इसको संकेत करते हैं AU से। क्या? AU से। और चांदी को AG से संकेत करते हैं। क्या? चांदी को AG से। फिर देखिए गंधक का परमाणु संख्या होता है तो 16। क्या होता है? 16। और सोडियम का परमाणु संख्या 11 और इसको प्रदर्शित करते हैं Na से। क्लियर। फिर देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? तो क्षार धातु। क्या कहते हैं? क्षार धातु। क्लियर। फिर देखिए आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या है? 18। फिर अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने। फिर है आवर्त सारणी में कितने उद्योग स्तंभ है? तो 18। कितने उद्योग स्तंभ है? तो 18। फिर क्लियर। फिर देखिए कार्बन क्या है? तो कार्बन एक प्रकार का धातु है। इसकी परमाणु संख्या होती है 6। क्लियर। इसकी संयोजकता 4 होती है। इसको C से प्रदर्शित करते हैं और इसके अप्रूफ है ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट और हीरा। क्लियर। फिर है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है हीलियम। शून्य समूह यानी आपको हम निष्क्रिय गैस वाला बताए ना, आज की हिरनी, तो वह सभी शून्य समूह के तत्व हो जाएंगे। आज की हिरनी यानी आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, रेडॉन और नियॉन। क्लियर। सब शून्य समूह का तत्व हो जाएंगे। फिर देखिए अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? तो अब तक मात्र 118 तत्वों का पता लग चुका है। फिर आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारे हैं? तो आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारे हैं। फिर देखिए न्यूलैंड के समय कितने तत्वों का खोज हुआ था? तो 56 तत्वों का खोज हो चुका था न्यूलैंड के समय में। क्लियर है। फिर देखिए अगला है मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया? तो मेंडलीफ ने 1893 में आवर्त नियम दिया था। कब दिया था? 1893 में। तो कुछ हम अपने से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। मानिए 8, 6, 5, 4, इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है? तो अम्लीय है 4 वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा 7 से जितना कमते चले जाएगा तो उतना ही अम्लीय हो जाएगा, और 7 से जितना बढ़ते चलेगा उतना ही क्षारीय हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा क्षारीय हो जाएगा और वो सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। क्लियर। अब 7 वाले को क्या कहते हैं? तो उदासीन या लवण। क्लियर। तो इतना आप याद रखिएगा। तो पूरा केमिस्ट्री का हम इतना ही क्वेश्चन लाए थे। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद।